भावेश का पेपर चेक करने आए स्टूडेंट्स की आशंका दूर करने के लिए प्रोफेसर ने अलमारी खोली और उसमें से पेपर का बड़ा सा बंडल निकाला और उसमें से भावेश का पेपर निकाल लिया। ये लो, चेक कर लो तुम सब भी। अगर कोई शक है तो उसे दूर कर लो। भावेश ने इतना अच्छा किया है कि हम सभी टीचर्स ने सोचा है कि एक सेमिनार करेंगे जहां भावेश स्कूल के सारे बच्चों को सिखाएगा कि कैसे इतने अच्छे से पढ़ाई की जाती है और टॉप किया जाता है। प्रोफेसर का भावेश पर इतना भरोसा देखकर सब हैरान रह गए। फिर सब भावेश को ऐसे देखने लगे जैसे कि वो सच में कोई सुपरस्टार हो। सबने हताश और हैरान होकर कहा, चलो अब तो प्रोफेसर ने भी कह दिया है, मतलब भावेश ने ही टॉप किया है। वहीं अभिमन्यु सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। शायद उसका ईगो इतना हर्ट हो चुका था कि भावेश को आगे जाता देख वो पागल होने लगा। अभिमन्यु ने भावेश की ओर उंगली की और प्रोफेसर से पूछा, ये तो एक नालायक निकम्मा स्टूडेंट है सर, जिसे सोने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता और ना कभी ये 50 के ऊपर स्कोर कर पाता है। ये कैसे टॉप कर सकता है? जरूर इसने चीटिंग की है। अचानक ये बदला हुआ रूप और जलन देखकर प्रोफेसर उस पर भड़क गए। किसी पे इस तरह बेवजह इल्जाम लगाना मैं हरगिज टॉलरेट नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ जलन हो रही है कि तुमने नहीं बल्कि भावेश ने टॉप किया है। नाउ यू बेटर गेट बैक टू योर क्लास, वरना मैं तुम्हारे मार्क्स कम कर दूंगा। प्रोफेसर को गुस्से में आते देख संजना ने उनसे माफी मांगी। अभिमन्यु उन्हें अभी भी लाल गुस्से वाली निगाहों से घूर रहा था। भावेश ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ा और उसे टीचर्स रूम से बाहर ले गया। बाहर आते ही भावेश ने बेझिझक कहा, अब तो यकीन हो गया ना कि मेरे मार्क्स तुम्हारे मार्क्स से ज्यादा हैं, पर तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम वो शर्त मानने से इनकार कर दोगे। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है कि तुम उस शर्त के बारे में भूल जाओ, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। अपनी बात बोलने के बाद भावेश वहाँ से चला गया। संजना ने ये सब सुन लिया था। वो बस नफरत भरी नजरों से अभिमन्यु को देखती रही। कल तक जो अभिमन्यु को अपना हीरो मानते थे, आज उनकी नजरों में वो एक लूजर बनकर रह गया। अभिमन्यु के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और वो पूरी जान लगाकर चिल्लाकर बोला, भावेश! भावेश जो थोड़ी दूर जा चुका था, पर उसके कानों तक आवाज पहुंच जाती है और वो पलटता है। मैं अभिमन्यु अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। इस हफ्ते मैं तुम्हें होटल रॉयल में पार्टी दूंगा और मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक रात नहीं हो जाती। फिर अभिमन्यु घबराहट और हताशा के साथ वहाँ से निकल गया। भावेश ने ये सुनने के बाद संजना की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। दोपहर में भावेश अपना रिजल्ट लेकर घर की ओर निकल गया। पहले उसने रास्ते में से गिफ्ट्स लिए और केक शॉप से सबसे स्पेशल वाला केक लिया। आज उसके पापा का बर्थडे था और वो इस दिन को बहुत खास बनाना चाहता था। पर सच तो ये है कि सबसे बड़ा सरप्राइज तो भावेश का टॉप करना ही था। भावेश के पापा ने बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद भावेश का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवाया था। उनके लिए तो ये पल दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बनने वाला था। भावेश घर वापस आया, पर अभी उसके माता पिता घर नहीं लौटे थे। बस घर पर उसकी छोटी बहन चिंकी थी, जो स्कूल से वापस आ चुकी थी। चिंकी और भावेश ने मिलकर पूरे घर को डेकोरेट किया। इस बार डेकोरेशन बिल्कुल हटके था। शायद ही भावेश के माता पिता ने पहले कभी ऐसा कुछ देखा होगा। साथ ही भावेश ने अपने मैजिक शेफ पावर्स का इस्तेमाल करके हर तरह की डिश बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दोनों ने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी, जिससे पूरे घर में एकदम अंधेरा छा गया। और फिर दोनों अपने पापा के आने का इंतजार करने लगे। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। भावेश और चिंकी सरप्राइज के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भावेश के मम्मी पापा ने घर की लाइट जलाई, भावेश और चिंकी सामने आ गए। पीछे बर्थडे सॉन्ग चल रहा था। भावेश और चिंकी भी गाने लगे, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, भावेश और चिंकी जोर से चिल्लाए, पापा हैप्पी बर्थडे। भावेश के मम्मी पापा सारा डेकोरेशन, केक और बच्चों की मेहनत देखकर काफी खुश हुए और साथ ही भावुक भी हो गए। फिर भावेश के पिता रघुनाथ जी आगे आए। शुक्रिया बच्चों, रघुनाथ जी का दिल भर आया था। भावेश और चिंकी ने अपने पिता को गिफ्ट दिया। पापा, ये मेरी ओर से आपके लिए तोहफा है, इसे खोलकर देखिए। भावेश ने अपने पापा से कहा। रघुनाथ जी ने ये सुनने के बाद भावेश के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। आज उन्हें सच में एहसास हो रहा था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। फिर नम आँखों के साथ उन्होंने उस तोहफे को खोला।
भावेश की छोटी बहन चिंकी को सबसे ज्यादा उत्सुकता थी ये जानने की कि उसके भाई ने पापा को तोहफे में क्या दिया है। भावेश की माँ को भी उत्सुकता हो रही थी। जैसे ही रघुनाथ जी ने गिफ्ट खोला, सबसे ऊपर भावेश का रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को पूरा देखा और फिर सबसे नीचे जहाँ टोटल मार्क्स लिखे थे वहाँ देखा। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। रघुनाथ जी का ये एक्सप्रेशन देखकर चिंकी और उनकी माँ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या है उसमें। रघुनाथ जी ने हैरानी भरी आवाज में कहा, भावेश पराशर, टोटल स्कोर 100, रैंक फर्स्ट। ये सुनते ही जितने आश्चर्यचकित रघुनाथ जी थे, उतने ही शांति जी और चिंकी भी हुए। सब भावेश के बारे में जानते थे कि वो पढ़ाई में कैसा है और उसके रिजल्ट कैसे आते आए हैं आज तक, पर उन लोगों ने कभी भावेश पर प्रेशर नहीं डाला। वो बस उसे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। पर ये रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद शांति जी ने तुरंत ही रघुनाथ जी के हाथ से वो रिपोर्ट कार्ड ले लिया और उसे देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भावेश ने टॉप किया है। ये तो सच है, भावेश की फर्स्ट रैंक आई है। तुरंत चिंकी अपनी माँ के हाथ से रिपोर्ट कार्ड लेती है और उसे देखती है। उसे भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, ये तो सच है और इस पर प्रिंसिपल के साइन भी हैं और स्कूल की स्टैम्प भी लगी है। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि भावेश ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। फिर सबने भावेश को देखा, जो बस मुस्कुराते जा रहा था। भावेश बेटा, क्या ये सच है? आखिरकार रघुनाथ जी ने चुप्पी तोड़ी और भावेश से पूछा। भावेश भी समझ रहा था कि इससे पहले वो एक लूजर था और एकदम से टॉपर बन गया तो सबको भरोसा करना मुश्किल होगा। पापा, आपके पास मेरी क्लास टीचर का नंबर है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं। भावेश के इन शब्दों ने परिवार वालों का शक विश्वास में बदल दिया। वाह बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। रघुनाथ जी ने लगातार 3 बार बढ़िया बोलकर भावेश की तारीफ की, क्योंकि सब जानते थे कि भावेश झूठ नहीं बोलता। भावेश अपने पिता से तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। शायद पहली बार उसके पिता ने उसकी तारीफ की थी। एक पिता से अपने बेटे की तारीफ सुनना हर बेटे का सपना होता है। फिर शांति जी और चिंकी ने भी भावेश की तारीफ की। बेटा, दिल खुश कर दिया तूने आज। जीता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ और खूब तरक्की कर। हाँ भैया, आज पहली बार मुझे आपकी इज्जत करने का मन हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भावेश के लिए ये शब्द बहुत अनमोल थे। वो जानता था कि शायद आज अगर उसके साथ सिस्टम नहीं होता तो वो जिंदगी भर ये सब नहीं सुन पाता। फिर भावेश एक्साइटमेंट के साथ अपने पिता से कहता है, पापा, रिपोर्ट कार्ड तो छोटा सरप्राइज है, इस बॉक्स में एक और सरप्राइज है जो इससे भी बहुत बड़ा है। ये सुनकर रघुनाथ जी ने उस बॉक्स के अंदर देखा। उसमें एक रजिस्ट्री सर्टिफिकेट था। रघुनाथ जी ने इससे पहले वो सर्टिफिकेट नहीं देखा था, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या है। ठीक रघुनाथ जी की तरह शांति जी और चिंकी को भी समझ नहीं आया। पापा, ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, भावेश ने बताया। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट? भावेश, ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कहाँ से आया और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? भावेश की माँ ने तुरंत वो सर्टिफिकेट लिया और उसे देखने लगी। इस पर तो आपका नाम है, रघुनाथ पराशर, फ्लैट नंबर 2101, सी विंग, ओशन विला अपार्टमेंट, कार्टर रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। क्या? कार्टर रोड? वहाँ तो मुंबई के सबसे अमीर लोग रहते हैं। और ये क्या, फ्लैट की कीमत 1 करोड़? चिंकी ने हैरानी के साथ कहा। भावेश की माँ को ये सुनने के बाद 440 वोल्ट का झटका सा लग गया। इतना महंगा घर? भावेश, जरूर कोई मजाक है ये। रघुनाथ जी ने सोचते हुए बोला। भावेश कुछ पल तक अपने परिवार को हैरत में देखता रहा और फिर उसने अपनी बात रखी। भावेश ने बताया कि वो किसी के साथ काम कर रहा है। उसके बॉस हीरे के व्यापारी हैं। उसने कर्जे पर ये घर उसे दिया है। प्रॉपर्टी सस्ती थी इसलिए सिर्फ 1 करोड़ में मिला, वरना वहाँ के फ्लैट्स तो 10 करोड़ से कम में नहीं मिलते। भावेश की बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कहानी सुन रहे हों। भावेश ने फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात को दोहराया कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके ये लोन चुका दूंगा। भावेश की ये बात सुनकर उसके परिवार को अब थोड़ा तो यकीन होने लगा था, पर फिर रघुनाथ जी ने भावेश को डांटा। क्या जरूरत थी कर्जा लेकर इतना बड़ा घर लेने की, और तुमने ये फैसला अकेले ही ले लिया? एक पल भी नहीं सोचा कि हमसे बात कर लो।
ये तुमने अच्छा नहीं किया भावेश। भावेश जानता था कि उसके पापा उसे इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, उसकी फिक्र है उन्हें। ये बात हो जाने के बाद किसी ने भी घर के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर रघुनाथ जी ने अपनी बेटी चिंकी की ओर देखा। उसके हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट था। चिंकी बेटा, तुम भी कुछ लाई हो मेरे लिए। चिंकी ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपने पीछे वो गिफ्ट छुपा लिया। नहीं पापा, ये तो बस ऐसे ही। चिंकी ने झूठ बोल दिया। हालांकि चिंकी भी अपने पापा को गिफ्ट देना चाहती थी जो उसने इतनी मेहनत से बनाया और पैक किया, पर उसने अपने भाई का गिफ्ट देखा तो उसे लगा कि शायद उसका गिफ्ट बहुत छोटा है और उसने छुपा लिया। पर कहते हैं ना, बच्चों के दिल की बात माता पिता समझ जाते हैं। रघुनाथ जी तुरंत समझ गए कि चिंकी के मन में क्या चल रहा है। वो चिंकी के पास गए। चिंकी बेटा, कोई बात नहीं, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। तुम दोनों मुझे कोई भी गिफ्ट दो, छोटा या बड़ा, मुझे उतनी ही खुशी होगी क्योंकि मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ बेटा। भावेश की माँ ने भी चिंकी को यही बात बोली। चिंकी को माता पिता का प्यार देखकर अच्छा लगा और उसने धीरे से वो गिफ्ट अपने पापा को दिया। रघुनाथ जी ने वो गिफ्ट खोला और थोड़ा हैरानी के साथ उसे देखने लगे। फिर भावेश और शांति जी ने भी देखा। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या है। फिर रघुनाथ जी ने उसे बाहर निकाला। वो एक कार्ड था जिसे बहुत प्यारी खूबसूरती से सजाया गया था। उस कार्ड की सुंदरता को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। उस पर चिंकी ने पूरा परिवार बनाया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कार्ड चिंकी ने अपने हाथों से बनाया है। रघुनाथ जी चिंकी के पास बैठे और उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया बेटा, थैंक यू। तुमने इस कार्ड पर अपनी पूरी फैमिली बनाई है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। भावेश और शांति जी भी चिंकी की जमकर तारीफ करते हैं। चिंकी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपने पापा को गले लगा लेती है। अगले दिन भावेश फिर अपने पापा के स्टॉल पर डोसा बना रहा होता है। भावेश को देखकर फिर स्टॉल पर भीड़ लगने लग जाती है। रघुनाथ और शांति जी जल्दी जल्दी सभी ग्राहकों को संभालने में लगे हुए हैं। तभी वहाँ पन्नू आता है। पन्नू इतनी भीड़ देखकर थोड़ा हैरान है। फिर उसकी नजर भावेश पर पड़ती है जो डोसा बना रहा है। पन्नू उसके पास जाता है और अपना हाथ उसके गर्दन पर रखकर उसे सहलाते हुए पूछता है, तो तुम डोसा भी बना लेते हो? भावेश ये सुनकर डर के पीछे मुड़ के देखता है और बेहोश हो जाता है। रघुनाथ जी के स्टॉल पर पन्नू आता है। पन्नू इतनी भीड़ देखकर थोड़ा हैरान है। फिर उसकी नजर भावेश पर पड़ती है जो डोसा बना रहा है। पन्नू उसके पास जाता है और अपना हाथ उसके गर्दन पर रखकर उससे सहलाते हुए पूछता है, तो तुम डोसा भी बना लेते हो? भावेश ये सुनकर डर के पीछे मुड़ के देखता है। उसके सर में सिस्टम की आवाज टूट टूट कर आने लगती है। सिस्टम कोई डेंजर, सावधान। ये सुनते ही भावेश की आंखें तिलमिला सी जाती हैं। पन्नू ये देख के हैरान होता है और भावेश के सर पे एक टपली मारता है और अचानक भावेश फिर से ठीक हो जाता है। भावेश पन्नू को देखता है और कहता है, अरे आप तो वही है ना? पन्नू बस हाँ में सर हिलाता है। भावेश कहता है, बताइए ना, आप क्या खाएंगे? मैं डोसा, मेदू वड़ा, उत्तप्पा, फ्राइड इडली और बहुत कुछ बना लेता हूँ। अच्छा, इतने सारे आइटम्स। यहाँ तुम्हारे डोसे की ज्यादा तारीफ हो रही है, तो दोस्त आज मैं तुम्हारे हाथ का बना डोसा खाऊंगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए स्पेशल वाला डोसा भेजता हूँ। पन्नू जाकर बाकी के ग्राहकों के साथ बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में पन्नू के सामने डोसा आता है। रघुनाथ जी देते हैं। पन्नू वो डोसा खाता है तो उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। पन्नू लगातार 3 प्लेट डोसा खा जाता है। पन्नू को खाते खाते इतना वक्त गुजर जाता है कि शुरुआत के आए हुए ग्राहक खाकर जा चुके हैं और अभी भीड़ थोड़ी कम है। भावेश आकर पन्नू के पास बैठता है। भावेश को फिर सिर में दर्द होने लगता है। पन्नू उसकी ओर पानी बढ़ाता है। क्या हुआ, आज फिर सिर दर्द? हाँ, शायद काफी देर से मैं गैस के सामने खड़ा हूँ तो गर्मी से। भावेश ये बोलकर पानी पीता है। मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर को देखना चाहिए।
ये आम गर्मी का सिरदर्द नहीं है। क्यों, आप डॉक्टर हो? भावेश ये बोलकर हंसने लगता है। पन्नू भी मुस्कुराता है। नहीं, डॉक्टर तो नहीं हूँ। हाँ, पर दिमाग के डॉक्टर के साथ कई साल बिताए हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हो? पन्नू कुछ पल सोचता है और बहुत उदास होते हुए बताता है। दोस्त, मैं काम करता था। तुमने सुना होगा, कुर्ला मेंटल असाइलम में ब्लास्ट हुआ था। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक था। पूरे न्यूज में वही दिखा रहे थे, लगभग सारे लोग मारे गए। हाँ, वही। मैं वहाँ वार्ड बॉय का काम करता था। उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बीवी का बर्थडे था। किस्मत वाले हैं आप, बीवी की वजह से जान बच गई। मैं उसे भगवान की तरह पूजता हूँ। पन्नू ने एक शैतानी वाली मुस्कान के साथ ये कहा। पन्नू बस झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और भावेश ने उसकी हर एक बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि भावेश की नजर में वो एक अच्छा इंसान है जिसने उसकी मदद की थी। फिर भावेश पन्नू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आप चिंता मत करो, आपको जल्दी कोई काम मिल जाएगा। मैं ढूंढूंगा आपके लिए काम। तब तक आप यहाँ पर फ्री डोसा खा सकते हो। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा ऑफर है दोस्त, पर मैं पैसे देकर ही खाऊंगा, क्योंकि सबको उनकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। आप सच में अच्छे इंसान हो। पर हाँ, आपने ये नहीं बताया कि आपको डोसा कैसा लगा। मन कर रहा है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। इतना स्वादिष्ट डोसा तो पूरी मुंबई में नहीं मिलेगा। हर चीज बराबर थी, जैसे किसी इंसान ने नहीं, मशीन ने बनाया हो। पन्नू की बात सुनकर भावेश को एहसास होता है कि हाँ, ये तो सच है। जो कुछ भी हो रहा उसके अंदर के सिस्टम की वजह से हो रहा है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी पन्नू उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। क्या हुआ दोस्त, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पन्नू ने पानी पिया और अपनी जगह से उठने लगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। भावेश भी खड़ा हो गया। आते रहना जब भी मन करे। बहुत दिन बाद कोई दोस्त बना है, जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। पन्नू इतना बोलकर भावेश को डोसे के पैसे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भावेश हर रोज की तरह अपने स्कूल गया। टॉप करने के बाद भी भावेश में कोई बदलाव नहीं आया था, पर उसके क्लास के स्टूडेंट्स में बदलाव नजर आ रहा था। आज कोई भी भावेश को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि सब आज भावेश को इज्जत के साथ देख रहे थे। दोपहर के गेम्स पीरियड में ज्यादातर स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलने चले गए। भावेश ने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, तो वो उन सब के साथ नहीं गया। वो क्लास में ही रुककर अपने कुछ दोस्तों से बातें करता रहा कि तभी क्लास में बास्केटबॉल टीम प्लेयर ऋषभ बहुत परेशान सा हांफते हुए क्लास में आता है। क्या किसी ने स्पोर्ट्स टीचर जनक सर को देखा है? क्या बात है ऋषभ, तुम इतना परेशान क्यों हो? और क्या स्पोर्ट्स टीचर तुम लोगों के साथ नहीं थे? ऋषभ ने देखा कि तो भावेश है जो सवाल पूछ रहा है। ऋषभ तुरंत ही भावेश के पास गया। नहीं, जनक सर हमारे साथ नहीं थे। हम सब बास्केटबॉल खेल रहे थे कि तभी आज क्लास के स्टूडेंट्स वहाँ आ गए और उनकी टीम का जो कप्तान है विकी, उसने हमसे बॉल छीन ली। फिर हम सब ने मिलकर उससे बॉल छीनी तो दोनों टीम के बीच झगड़ा हो गया। अब वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमसे एक बास्केटबॉल मैच खेलो, तुम सभी को सबक सिखा कर रहेंगे। हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है, मैच खेलना पड़ेगा। पर परेशानी ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 ही प्लेयर्स हैं जो अच्छा बास्केटबॉल खेल सकते हैं। हमें एक प्लेयर की और जरूरत है। अगर आज हमने उसके साथ मैच नहीं खेला तो हम कभी भी बास्केटबॉल खेलने नहीं जा पाएंगे, और अगर हार गए तो हमारी क्लास की बहुत बेइज्जती होगी भावेश। इसलिए मैं जनक सर को ढूंढ रहा हूँ, जिससे वो कोई मदद कर सके हमारी। पर पूरा स्कूल छान मारा, जनक सर कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषभ बहुत निराश और घबराया हुआ था। उसकी बातें सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स भी परेशान हो गए। आखिर पूरी क्लास की इज्जत की बात थी, और ये सब जवानी के जिस चरम पर हैं, इन्हें अपनी क्लास की इज्जत और रुतबा सबसे प्यारा है। और अब जब किसी ने उस इज्जत और रुतबे को चैलेंज किया है, तो पूरी क्लास एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। चलो सब मिलकर उनकी बैंड बजाते हैं। हाँ, चलो, कोई बड़े प्लेयर नहीं है, वो चुटकी में धूल चढ़ा देंगे उन्हें। कुछ स्टूडेंट्स आग बबूला होने लगे और पीछे से ये सब चिल्लाने लगे। तभी भावेश ने उन्हें देखा और कहा, क्या तुम दोनों को बास्केटबॉल खेलना आता है? भावेश की बात सुनकर उन सभी ने नजरें झुका ली। इसका मतलब क्लास में किसी को भी बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, भावेश को भी नहीं। अब क्लास की इज्जत और रुतबे का क्या होगा? भावेश ने जैसे ही अपने क्लास के बच्चों से कड़क आवाज में पूछा कि क्या तुम लोगों को बास्केटबॉल खेलना आता है, तो पहले तो क्लास के बच्चे शांत हो गए, पर अभी भी उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था। उन्हें लगा कि भावेश कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। हमें नहीं आता बास्केटबॉल खेलना, पर तुम क्यों हीरो बन रहे हो? तुम्हें कौन सा आता है? सब भावेश की ओर देखने लगे कि वो क्या जवाब देगा। सभी को जिज्ञासा थी जानने की। कुछ उम्मीद के साथ देख रहे थे, तो कुछ इस नजर से देख रहे थे कि भावेश मना करे तो हम उसकी बेइज्जती करेंगे। भावेश इन सब बातों से अनजान नहीं था। भावेश ने उन सभी की ओर देखा और उन सभी के बीच में थोड़ी सी जगह थी। उसमें से अपनी सीट की ओर देखा। वहाँ पीछे बुक शेल्फ में एक बास्केटबॉल पर लिखी बुक रखी हुई थी।
भले ही वो भावेश को थोड़ी धुंधली नजर आ रही थी, भावेश उस बुक को देखकर मुस्कुराया। हाँ, थोड़ा बहुत आता है, पर इतना जरूर आता है कि मुकाबला कर सकूं। भावेश अपनी बात बोलकर उन सभी को देखता रहता है। सब बहुत हैरान हैं और जो उसकी टांग खींचने का मौका ढूंढ रहे थे वो चुप ही रह गए। फिर भावेश ने जाकर शेल्फ से वो बुक उठाई और फिर ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे क्लास के बाहर लेकर चला गया। उसके जाते ही सारे स्टूडेंट्स बास्केटबॉल कोर्ट जाने के लिए तेजी से निकल गए। भावेश भी बास्केटबॉल कोर्ट की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वो बास्केटबॉल के ऊपर लिखी गई सबसे फेमस बुक थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। बास्केटबॉल पर लिखी एक बुक मिली है, क्या इसे प्रोसेस करना चाहेंगे? भावेश ने तुरंत ही सिस्टम को वो बुक प्रोसेस करने के लिए बोल दिया और कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ने उस बुक को प्रोसेस कर लिया। Congratulations, processing completed. Power required, professional level basketball skill. Activating installation. भावेश का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि अब तक उसे बास्केटबॉल का भी नहीं पता था। पर जैसे ही सिस्टम की ओर से मैसेज आया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ये सुनते ही उसके दिल को थोड़ी शांति मिली। भावेश में बास्केटबॉल से जुड़ी हर एक स्किल और इन्फॉर्मेशन थी, चाहे खेलने के तरीके हों, रूल्स हों, बेहतरीन खिलाड़ी की जानकारियां हो या बास्केटबॉल की हिस्ट्री, सब कुछ भावेश के दिमाग में आ गया। कुछ ही सेकंड्स में भावेश एक अनाड़ी से बास्केटबॉल की दुनिया का प्रोफेशनल लेवल खिलाड़ी बन गया। वहीं दूसरी ओर ऋषभ अभी भी काफी परेशान था। उसने भावेश से पूछा, भावेश, क्या तुम्हें सच में बास्केटबॉल खेलना आता है? तुम्हें डॉज ड्रिबल वगैरह आता है? हैं? भावेश ने ऋषि की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई प्लेयर है? ऋषभ ने मायूसी से ना में सर हिलाया। भावेश ने मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, जब कोई प्लेयर है नहीं तो कम से कम जो तुम्हारी मदद करना चाहता है उसे एक मौका देकर देखना चाहोगे? क्या पता तुम्हारा डर अपने आप ही छूमंतर हो जाए। इतना बोलने के बाद भावेश ने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, जैसे कि वो अब बहुत उत्सुक था बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए। ऋषभ भावेश की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। उसने भी अपनी गति बढ़ा ली। कुछ ही पलों में दोनों बास्केटबॉल कोर्ट पहुंच गए और देखा कि वहां पहले से ही बहुत लोग इकट्ठा हो चुके थे और सामने आर्ट्स टीम के बास्केटबॉल प्लेयर थे। वो सभी भावेश और उसके क्लास के स्टूडेंट्स के मुकाबले 3-3 इंच ज्यादा थे लंबाई में। अगर 3-4 किलोमीटर दूर से भी देखो तो भी नजर आ जाएं, वो सब इतने लंबे थे। भावेश और ऋषभ को देखते ही उनकी टीम का एक प्लेयर दनीश उनके पास आया और चिंता जताते हुए पूछने लगा, ऋषभ, क्या हुआ? जनक सर कहाँ हैं? दानिश ने भावेश को अनदेखा कर दिया और सीधा ऋषभ के पास गया, क्योंकि भावेश पढ़ाई के मामले में फेमस हुआ था, ना ही किसी खेल के मामले में। जनक सर कहीं नहीं मिले, ऋषभ ने दानिश को बताया। दानिश ये सुनते ही बहुत परेशान सा नजर आने लगा। फिर ऋषभ ने कहा, भावेश ने कहा कि वो अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता है और फिर मुझे यहाँ लेकर आ गया। ऋषभ की बात सुनकर दानिश बहुत हैरान हुआ और उसने कहा, भावेश? दानिश भावेश की ओर बड़ी ही हैरानी के साथ देखने लगा। उसे भावेश पर शक था कि ये खेल पाएगा या नहीं। भावेश, क्या तुम सच में बास्केटबॉल खेलना जानते हो? देखो, इस बार हमारा मैच आर्ट्स क्लास की टीम के साथ है। वो बहुत अच्छा खेलते हैं और हम सबसे काफी लंबे भी हैं, इसलिए सिर्फ बास्केटबॉल आना काफी नहीं होगा, इसमें एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। आर्ट्स टीम भावेश की ओर देख रही थी। वो सब इस बात से परेशान थे कि आखिर भावेश यहाँ क्या कर रहा है। मेरे स्किल्स तो तुम्हें खेलने पर ही पता चलेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं इन सभी को मैच में रोक कर रखता हूँ। तुम तब तक किसी और को भेजकर उसे जनक सर को ढूंढने के लिए बोल सकते हो। अगर वो मिल गए तो अच्छी बात है। भावेश ने ये सुझाव दनिश और ऋषभ के सामने रखा। चिल्लाकर कहा, क्या तुम लोगों को जनक सर मिल गए या नहीं मिले तो कोई नया बहाना बनाने का सोच रहे हो? डरपोक, आज तुम लोगों को हारने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। उनके साथ साथ उनके ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए थे। उन लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। सही कहा, आज तो इन्हें इनकी सही जगह दिखा कर ही रहेंगे। बहुत चलते हैं। तुम सब ये मत बोलना कि डर लग रहा है। अगर डर लगे तो कल से अपनी बहनों की चूड़ियाँ पहन कर आना स्कूल, और जिसकी बहन नहीं है वो इस ऋषभ से राखी बंधवा ले। सब दानिश और उसकी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं। दानिश को बहुत गुस्सा आ रहा है और अब वो मैच खेलने के मूड में है। वो तुरंत भावेश की ओर पलटता है। ठीक है, सब भावेश का कमांड सुनेंगे। ऋषभ, तुम किसी क्लासमेट को बोलो कि वो जनक सर को ढूंढे। तब तक मैं, विशाल, संपत, नवीन और भावेश मैच को संभालेंगे। ऋषभ ने अपने क्लासमेट को जनक सर को ढूंढने भेज दिया। भावेश और टीम मैच के लिए कोर्ट की ओर बढ़ गए। ऋषभ ने अपनी एक क्लासमेट को
जनक सर को ढूंढने भेज दिया। भावेश और टीम मैच के लिए कोर्ट की ओर बढ़ गए। दानिश ने पूरे जोश में कहा, विकी, हमारी टीम तैयार है मैच के लिए, पर जज कौन बनेगा? हमें तुम्हारे साथियों पर भरोसा नहीं है। विकी दानिश के पास आया। विकी भी दानिश और उसकी टीम से 3 इंच लंबा था। उन सभी को चेहरा ऊपर करके विकी को देखना पड़ रहा था। तो ये है तुम्हारी टीम? तुम सब इतने पतले दुबले कमजोर से क्यों नजर आ रहे हो? क्या बचपन में माँ का दूध नहीं पिया था? विकी के ये बोलते ही सब भावेश और उसकी टीम पर ठहाके मार मार कर हंसने लगे। वैसे तो ये सच ही था कि भावेश और उसकी टीम विकी की टीम के सामने एकदम छोटे बच्चे नजर आ रहे थे। विकी की इस बात ने दानिश को गुस्सा दिला दिया। भावेश ने विकी की बातों का जवाब पलट कर दिया। शायद तुम ये नहीं जानते कि बास्केटबॉल खेलने के लिए सिर्फ शरीर से लंबे और शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है। टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट होती है और हमारी ताकत टेक्निक है। और वैसे भी तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम लोगों ने सिर्फ चने ही खाए हैं, बादाम नहीं। तुम्हें लगता होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट पर बच्चों की तरह कूदने से तुम मैच जीत जाओगे, पर आज तुम्हारे सामने हम हैं। आज तुम जीतना तो क्या, कूदना भी भूल जाओगे। भावेश के इन शब्दों ने विकी को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि ये उसकी बेइज्जती थी। विकी आग बबूला होकर बोला, क्या कहा तुमने? हमारे पास दिमाग नहीं है? विकी ने गुस्से में भावेश को एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो मुक्का इतना तेजी से आया कि वहाँ खड़े बच्चों को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। बस सबके हैरानी और डर से मुंह खुले के खुले रह गए।